सभी को नमस्कार और जय माता जी की। छात्र विचार के मंच पर राजपूत इतिहास की सीरीज के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आई शेयर माय स्क्रीन। आगे हम जिन दावों पर बात करेंगे आज और अगले कुछ एपिसोड्स में, उनके उत्तर आपस में जुड़े हैं। सो लेट मी लिस्ट देम फर्स्ट। सो या द फर्स्ट वन इज अग्निकुंड ओरिजिन ऑफ अग्निवंशीज। राजपूतों के बारे में ये कहा जाता है कि एक कहानी ये सुनाई जाती है कि प्रतिहार, परमार, चौहान और सोलंकी ये चारों अग्निवंशी है। ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र से एक गाय पर झगड़ा होने के बाद एक यज्ञ करके उसके अग्निकुंड से इन चारों अग्निवंशों के मूल पुरुष, मीनिंग द प्रोजेनिटर ऑफ द क्लैन, ये उत्पन्न किए। फिर इस पर अलग अलग तरह के कयास लगते हैं कि जी इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों वंश जो हैं ये तो बाहर से आए थे और इन्हें ऐसे किसी यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय बना दिया गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, द क्लेम दैट Rajput word is not found before 13th century AD. So no Rajputs before 13th century. Another repeat claim, um, often pasted here in the comment section और बाकी जगह सोशल मीडिया में भी जगह जगह आता है। सो बेसिकली मतलब राजपूत शब्द तो 13वीं सदी से पहले मिलता ही नहीं, तो यानी राजपूत जाति 13वीं सदी या उससे पहले थी ही नहीं, तो प्रतिहार, सोलंकी, चौहान आदि राजपूत कैसे हुए। नंबर 3 इज the Rajputra word was used only for the people of king's clan in a kingdom. तो कुछ लोगों को ये भी लगता है कि 13वीं सदी से पहले किसी भी राज्य में राजपुत्र शब्द का प्रयोग होता है तो वो केवल राजा के वंश वाले लोगों के लिए ही रिजर्व था, ओनली फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू द किंग्स क्लैन। एक यानी एक पूरी जाति के लिए नहीं, जिसमें और भी कई वंश आते होंगे ऑब्वियसली। नंबर 4, the Rajputs were not Kshatriyas, or if they were, Kshatriya was only an occupation based varna, not a jati. यानी राजपूत या तो क्षत्रिय नहीं थे, अगर थे तो क्षत्रिय तो केवल कर्म आधारित एक वर्ण है जिसमें राजपूतों के अलावा जाट, गुजर, अहीर आदि जातियां भी है। ठीक है, एंड द लास्ट वन बीइंग बिफोर 13th century AD, राजपूत वॉज अ क्लास नॉट अ कास्ट। 13वीं सदी से पहले राजपुत्र या राजपूत एक जाति नहीं बल्कि केवल एक सोशल क्लास थी जिसमें किसी भी जाति के लोग आ सकते थे। तो ब्रॉडली ये वो दावे हैं जिन पर हम बात करेंगे। सो लेट मी बिगिन विद the first one, and before I go there, um, I want to draw some background here. देखिए, प्राचीन काल की जो अंतिम और मध्यकाल की शुरू की सदियां हैं उनमें, मीनिंग दी 5th to 8th centuries AD, इस समय आर्यावर्त में कई परिवर्तन हुए in a parallel way, or at least you can say in a tight sequence. ये परिवर्तन न केवल अग्निकुंड की कथा का ओरिजिन समझाते हैं बल्कि राजपुत्र से राजपूत की यात्रा को भी, which happened in parallel to and contributed to an ongoing process of caste consolidation. तो उससे अर्थ है जाति व्यवस्था का संगठित और स्थायी हो जाना। So we'll understand all these interconnected threads। जो पॉइंट्स हम आगे विस्तार से कवर करेंगे इसे समझने के लिए वो हैं, इफ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, बौद्ध धर्म का प्रभाव घटना, हिंदू धर्म का प्रभाव फिर से बढ़ना, कृषि का फैलाव और उससे जुड़े अन्य बदलाव, हूणों और अरबों के हमले और शकों कुषाणों से अडॉप्ट किए गए फ्यूडलिज्म का तेजी से विकास। तो ये सारे फैक्टर्स आप चाहे तो नोट कर लें, ध्यान में रखें, क्योंकि आगे हम बार बार इन्हीं की चर्चा करेंगे। एंड बिकॉज दे आर हाईली इंटरलिंक्ड वी can't discuss them in a
a linear and clearly separated one by one sequence. Okay, so um, time to start with the Agnikund story. अग्निकुंड की कथा जो अभी हमने ब्रीफ में देखी थी, ये रामायण काल की घटनाओं का एक मिडिवल अडेप्टेशन है। इस कथा का सबसे पहला उल्लेख 10वीं सदी के अंत में होता है। परमारों के राजकवि पद्मगुप्त जी नवसाहसांक चरित जब लिखते हैं उसमें, सो द रेलेवेंट वर्सेस आर ऑन योर स्क्रीन, पर तब सिर्फ परमारों की अग्निकुंड से उत्पत्ति की बात की जाती है, नॉट दी अदर थ्री राजपूत क्लैंस, प्रतिहार, चौहान एंड सोलंकी। तो पद्मगुप्त जी के 600 साल बाद तक बाकी तीनों वंशों को अग्निवंश से नहीं जोड़ा जाता, इस नाम की किसी क्षत्रिय शाखा से नहीं जोड़ा जाता है। ओके, तो ये सभी अपने आप को, ये जो वंश हैं, ये अपने आप को सूर्यवंशी बताते रहे, जबकि ये तीनों वंश 10वीं सदी से भी बहुत पहले के हैं। ठीक है, विच मेक्स दी होल अग्निवंश थ्योरी अनटेनेबल। अच्छा, एक और बात, 16वीं सदी से पहले परमारों की उत्पत्ति में भी अग्नि की केवल भूमिका बताई गई है, परमारों को लिटरली अग्निवंशी नहीं कहा गया। इट्स अ सटल बट इम्पॉर्टेंट न्यूएंस। अग्निवंश नाम से कोई अलग शाखा हो क्षत्रियों की, ऐसा तो परमारों के वो शिलालेख भी नहीं कहते जिनमें यज्ञकुंड की अग्नि से परमार मूल पुरुष जो थे उनका निकलना बताया गया है। तो इंटरप्रिटेशन की ये जो लेयर्स हैं ये बहुत बाद में जोड़ी गई है। ठीक है, एंड देयर आर hilarious contradictions among the people who misinterpret this whole Agnikund story. उत्तर भारत पर 5वीं 6ठी सदी में हूणों का इन्फ्लुएंस रहा और 7वीं 8वीं सदी में अरबों का आया। ये इतिहास के वेल नोन फैक्ट्स हैं। हर एक तरफ तो आप इनसे अग्निवंश के बारे में ये सुनते हैं कि इन चारों वंशों को मलेच्छों से यानी विदेशी हमलावरों से लड़ने के लिए पैदा किया गया। दूसरी तरफ ये भी सुनने को मिलता है कि ये चारों वंश खुद ही 4th 5th या 6th सेंचुरी में बाहर से आए लुटेरे कबीले थे जिनसे यहाँ के क्षत्रियों ने संघर्ष किया होगा। लेट मी शो एन एविडेंस। तो 11वीं सदी में महमूद गजनी भारत आया और इसके कुछ समय बाद फिर प्रतिहार और उनके बाद में परमार शक्ति जो थी उत्तर भारत में, ये दोनों एक एक करके ढलान पर आ गई। दैट वी ऑल नो। 12वीं सदी में गाहड़ वालों के शिलालेख आते हैं जहां वो कहते हैं कि पृथ्वी पर इस तरह नष्ट हो रहे क्षत्रियों को गाहड़ वालों के नेतृत्व में फिर से उभार मिला, दे वर रिवाइव्ड। तो ऐसा कहते हुए वो क्षत्रियों में, गाहड़वाल जो है उनके शिलालेखों में क्षत्रियों में केवल सूर्यवंशी और चंद्रवंशी शब्द ही लिखे मिलते हैं। किसी अग्निवंशी नाम की क्षत्रिय शाखा का कोई उल्लेख नहीं है, which is not possible if any such branch of kshatriyas existed in the north back then, right? तो परमारों की अग्निकुंड से उत्पत्ति जरूर बताई गई है, परमार मूल पुरुष की, पर परमारों को क्षत्रियों की किसी अग्निवंशी शाखा का बताना ये बाद की सदियों के डेवलपमेंट से। दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस। और अग्निकुंड कथा जो है ये कोई बाहर के लोगों को हिंदुओं में शामिल करने की या उन्हें क्षत्रिय बनाने की सेरेमनी नहीं थी, बिकॉज देयर इज नो एविडेंस टू सपोर्ट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड कमिंग बैक टू फैक्ट्स, जो लेट एंशिएंट सेंचुरीज थी उनमें बौद्ध और ब्राह्मण मतों के बीच में एक रिलीजियस फ्रिक्शन या कंपटीशन सा था। ये कोई अनसुनी बात नहीं है। एंड अर्ली मिडिवल सेंचुरीज आने तक ब्राह्मण मत जो है वो क्लियरली रिवाइवल पर आ गया। इट हैड एन अपर हैंड। और इस बात के साक्ष्य उस समय आए कुमारिल भट्ट और आदि शंकराचार्य के करियर के रूप में हमें मिल जाते हैं। यानी इस समय हिंदू समाज में जो
बौद्ध प्रभाव की फाइनल रोकथाम की जा रही थी एक तरह से, ठीक है। तो अब जो अवेलेबल एविडेंस और कलेक्टिव मेमोरी है, उसके आधार पर अग्निकुंड की घटना पर हमें सिर्फ दो संभावनाएं मिलती है। लेट्स सी दोस। एक तो ये कि अग्निकुंड की कथा इन्वेडर्स से भारतीय सभ्यता की रक्षा के लिए कुछ क्षत्रिय राजवंशों को अग्नि के समक्ष प्रतिज्ञाएं दिलवाने का एक हिंदू रिचुअल कार्यक्रम था, अ सेरेमनी विद एन ऑब्वियस इन्वॉल्वमेंट ऑफ अग्नि एंड इट्स रिलीजियस इंपॉर्टेंस, राइट। दूसरी संभावना ये है कि जो क्षत्रिय राजवंश पीछे बौद्ध धर्म अपना चुके थे, उन्हें फिर से पारंपरिक हिंदू ढांचे में लाने का ये एक कार्यक्रम था, क्योंकि बौद्ध धर्म में जाने पर इन क्षत्रियों में गोत्राचार और वंशावलियों की परंपरा ध्वस्त हो गई थी। So the memory of this event or this friction, it reflects from the ground during Mughal times when Abul Fazl reiterates it. So the passage is on the slide here. Abul Fazl basically gives a more realistic reason than Rishi Vasisht and Vishwamitra fighting over a cow. So Abul Fazl says that a Hindu rishi named Mahabahu conducted Brahminical ceremonies at a temple in Abu, Mount Abu region, and he gave sacrifices. Now, these activities were strongly opposed and stopped by the Buddhists. So the Brahmins then prayed, and from that temple at Abu, an illustrious man, he came out with a sword in his hand, and he began ruling the place with the Hindu policies, and he has been known as the progenitor of the Parmar clan. तो ऐसी कथा हमें अबुल फजल बताते हैं, ये कहते हुए कि ये लोगों की मान्यता है. But like I said, these are just theories. And this whole Agnivansh story is anyway not of much importance in terms of the Rajput origin. Why? Because of its occurrence so late in the 16th century AD. While the clans that it talks about, they were already operating as early as the 6th century AD, 1,000 years difference. So Agnikund Valley is supposedly 7th 8th century की घटना के पहले और बाद में इन्वेडर्स से एंशंट एंड मिडीवल एरा में जो भारतीय संघर्ष हुआ उसमें कई क्षत्रिय वंशों ने लीडिंग रोल प्ले किया है. So this Agnikund story, basically what it really entails is an organic response from within the society of Aryavart. Now, there's one more angle to this, which ties to the Rajputra term gaining more currency in the society in the same centuries. तो क्षत्रियों में क्योंकि बौद्ध धर्म का विशेष प्रभाव रहा था, तो ऐसी स्थिति में बौद्ध क्षत्रियों से अपनी अलग पहचान व्यक्त करने के लिए हिंदू क्षत्रियों को प्रतिक्रिया में एक नई टर्मिनोलॉजी की आवश्यकता थी, और राजपुत्र शब्द उसके लिए भी उपयुक्त था. तो राजपुत्र शब्द की जो मेन स्ट्रीम पॉपुलैरिटी और उसके डेवलपिंग कॉनोटेशन जो है, उसको समझने के लिए आपको एक बात याद रखनी होगी कि कोई भी शब्द होता है उसके मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में एक पर्टिकुलर कॉनोटेशन से चलन होने जैसे जो परिवर्तन है, ये रातों रात नहीं होते. ना ही कोई जाति रातों रात खड़ी होती है. तो जातियों के निर्माण में, और स्पेशली पहले से चली आ रही किसी जाति जनजाति के लिए किसी शब्द का चलन बढ़ना, ये सब एक धीमी प्रक्रिया से होता है, ओवरनाइट नहीं. वाई? बिकॉज स्ट्रीट पर आम बोलचाल में लोगों के बीच किसी शब्द के प्रसार और प्रचलन में उसमें समय लगता है, और पब्लिक में ऐसे ट्रैक्शन के बाद ही फिर मेन स्ट्रीम लिटरेचर में उस शब्द को या उसके किसी स्पेसिफिक कॉनोटेशन में होने वाले प्रयोग को फिर लिटरेचर में स्थान मिलने लगता है. सो इट बेसिकली टेक्स टाइम, बट सच चेंजेस हैव हैपेंड. Anyway, coming back to the topic, the religious factor
which we mentioned just now. That's just a small part of the many reasons why the Rajaputra term gained more currency in the early medieval centuries. So, what were the major reasons as to why this happened? Let's see that. So, we had touched upon these points initially, and they explain the journey from Rajaputra to Rajput, which happened parallel to an ongoing process of caste consolidation, like I said. So we'll understand all these interconnected threads now. To begin with, the invasions and social psychology. तो शकों, कुषाणों और हूणों के बाद भारत पर अरबों के हमले भी हुए। इन सब इन्वेडर्स के जो राजा, सेनापति या सेनाएं थी, अंत में भारत से खदेड़ दी गई। राइट, अधिकतर राज्य भी हमारे पास वापस हमारे कंट्रोल में आ गए। बट नीडलेस टू से कि हर शक, कुषाण, हूण और अरब वापस नहीं गया। कई भारतीय समाज में अब्जॉर्ब हो गए। इनके शासन के कुछ फ्यूडल फ्रेमवर्क्स भी हमारे यहाँ अडॉप्ट हो गए, स्पेशली ऑफ दोज टू हु केम जस्ट बिफोर अरब्स। अब इस सब का सोशल डेमोग्राफी पर तो थोड़ा बहुत असर हुआ, जैसा कि हमें आगे भी कुछ सदियों तक भारत में हूणों का उल्लेख होने से पता चलता है। बट मोर देन एनीथिंग, समाज पर साइकोलॉजिकल यानी मानसिक प्रभाव पड़ा। कई इन्वेजन्स और सोशल डेमोग्राफी को एक फ्लूइड स्टेट में देखकर लोगों ने जन्म आधारित पहचान को और अधिक महत्व देना शुरू कर दिया। So this happened with intensity in the northwestern India, which bore the maximum brunt of these invasions. तो medieval age की शुरुआती सेंचुरीज, ये वो समय था जब वर्ण व्यवस्था अपनी अंतिम सांसें ले रही थी और उससे नई जातियां बनना शुरू हो गया था। इस बात की पुष्टि अरबों के बाद एक एक करके भारत आए इस्लामी यात्री भी करते हैं। ठीक, जैसे 9th सेंचुरी विजिटर इब्न खुर्दाद, वो हमारे समाज में 7 वर्ग बताते हैं, 4 नहीं। Then this is repeated by Al-Biruni as well. So I'll cover those soon. But if you sum up the situation, it is like आपको एक बड़ी बीमारी हुई, आप रिकवर कर गए, पर वो बीमारी आप पर अपनी छाप छोड़ गई, like the scars of chicken pox, और फिर वो आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी फिर हमेशा के लिए कुछ बदलाव करने पड़े as a consequence. So that's how you can relate to it. Maybe not the best example, but that's what came to my mind. Okay, moving on. Feudal system. The feudal system, which became dominant since the early medieval centuries, it ties closely to the formation of the medieval clans of Rajputs. तो गुप्त काल के बाद जब कोई पहले की तरह बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य खड़े नहीं हो पाए, पॉलिटिकल पावर डिसेंट्रलाइज होने लगी छोटे राज्यों में, बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ बॉल्कनाइजेशन, और उन राज्यों में भी फिर अलग अलग सामंतों में, रीजनल गवर्नर्स में, नीचे तक छोटे छोटे जमींदारों में, एक तरह से कन्फेडरेटेड संघीय ढांचे बन रहे थे, where they had more power compared to previous times, the feudals. तो अब फ्यूडल सिस्टम के विकास की ये जो प्रक्रिया है, ये लैंड यूजेज और लैंड ओनरशिप में भी बदलाव दिखाती है, जहाँ राज्य की भूमि को बड़े से छोटे सामंतों की एक हायरार्की के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में व्यवस्थित किया जाता है, और फिर उस भूमि पर एग्रीकल्चर जैसी चीज़ों से, एक्टिविटीज से रेवेन्यू प्राप्त की जाती है। अब आप उस व्यवस्था को आगे कैसे चलाएंगे? मीनिंग, इफ यू आर द किंग, एक बार आपने कुछ लोगों को कई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों आउटसोर्स कर दी, उसके बाद क्या?
वो व्यवस्था लॉन्ग टर्म में आगे कैसे बढ़ेगी. Since the center does not want to or cannot micromanage that, we'll come to why that's the case, which is why such an outsourcing happened in the first place, right? So there has to be a social framework or an institution to support that distribution of state apparatus in the longer run, right? तो यहीं पर जन्म आधारित सिस्टम्स जैसे कि वंश और जाति व्यवस्था, इनकी भूमिका बढ़ जाती है. यानी समाज में भी इस पॉलिटिकल बाल्कनाइजेशन के, राजनीतिक विखंडन के प्रभाव पड़े. जैसे जैसे ये फ्यूडल पॉलिटिकल व्यवस्था जमती गई, जाति व्यवस्था भी जमने लगी. जो पिता करे वही पुत्र करेगा, जो पिता का पद है उसके अधिकार, प्रिविलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वही पुत्र की होंगी. साथ ही जातियां उपजातियों में बंटने लगी. So this way, there would at least be a seamless transition from an administrative point of view. Now, a huge chunk of this feudal setup was known as Rajputras, or it was operated by the people known as Rajputras. पिछले एपिसोड्स में हम लिच्छावी काल और उसके बाद के कई इंस्क्रिप्शंस देख चुके हैं जहां राजपुत्र शब्द का प्रयोग हुआ है. So we've also covered their connotation as well. अच्छा, अब फ्यूडल सिस्टम में राजपुत्र शब्द से आइडेंटिफाई किए गए लोग निचली और ऊपरी दोनों लेयर्स में पाए जाते हैं. ठीक है. और अगर राजपुत्र शब्द की बात करें तो राजपुत्र उस समय उन्हें कहा गया है जो जन्म पर आधारित एक पूरी श्रृंखला थी क्षत्रिय पीढ़ियों की, जो कि किसी न किसी राजा के वंश से है या उससे संबंधित है. लगातार किसी राज परिवार की करीब से सेवा की हो, पिता से पुत्र और उसके पुत्र. तो ऐसे वंशों को राजा से भूमि प्राप्त होती है, उसे वो एडमिनिस्टर करते हैं. किसानों से एकत्र किए हुए टैक्स का एक भाग फिर राजपुत्रों को मिलता है और एक भाग वो राज्य को देते हैं. फिर इसके अलावा अगर कोई युद्ध काल हो तो उस समय भी राजपुत्र अपनी सेना सहित उस युद्ध में योगदान देने जाता था एट द कॉलिंग ऑफ द किंग. तो इस पर भी हमने साक्ष्य देखे थे पीछे, जैसे कि लेख पद्धति का एक एग्जाम्पल था. So we clearly see a lineage-driven part of the society that rendered administrative and military services. Such was the system followed. And this is why the term Rajputra was used on birth basis in the phase when jatis were crystallizing, meaning the late ancient and medieval centuries. Okay. अब इसे कंफर्म करने का एक तरीका तो ये देखना है कि उस समय क्या ऐसा जाति क्रिस्टलाइजेशन क्षत्रियों के अलावा कहीं और भी हुआ है. तो अब उसे देखते हैं. राइट. ब्राह्मणों में लंबे समय से जन्म आधारित एक सोफिस्टिकेटेड गोत्र व्यवस्था का पालन हो रहा था और ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा था. तो मैं यहाँ अर्ली मिडिवल सेंचुरीज का एक एग्जाम्पल लूँगा बस. 7वीं सदी के भरूच से सामंत दद्द तृतीय का एक शिलालेख हमने पिछली गुर्जर सीरीज में भी देखा था. तो स्लाइड में आपके सामने मूल संस्कृत और इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों हैं, उसी शिलालेख के हैं. तो यहाँ दद्द तृतीय ने बेसिकली भूमि दान किया है. किसे? भारद्वाज गोत्र के एक चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार को, व्यक्ति विशेष को नहीं. पिता और दादा का नाम देते हुए लिखा है कि इस परिवार की आगे आने वाली सारी पीढ़ियां फॉरएवर इस दान की अधिकारी होंगी. यानी ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण का पुत्र भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण जाना और माना गया. राइट. और ये दान इस प्रकार पूरे वंश के लिए किया गया है. 7th century AD. That's when the inscription comes. चलिए, इसके साथ ही ब्राह्मणों में मग नामक एक उपजाति का विकास
8th सेंचुरी तक, 8वीं सदी तक हो गया था, और इन्हें राजस्थान में शाकद्वीपीय ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो इनका उल्लेख मिड 9th सेंचुरी से कक्कुक प्रतिहार के वेल नोन घटियाला शिलालेख में होता है। सो आई पुट ओनली द रेलेवेंट लाइंस फ्रॉम दैट इंस्क्रिप्शन हियर। घटियाला शिलालेखों में ये जो लेखक थे, उनके शिलालेखों के लेखक, उसने अपना नाम बताया है मातृ रवि, और उपजाति या जो उनकी एंसेस्ट्री है वो लिखी है मग। इसी प्रकार से 9वीं सदी तक कायस्थों की जन्मना पहचान भी स्थापित हो चुकी थी। वो कैसे? इसे ज्योग्राफिक सेग्रीगेशन से समझेंगे। देखिए, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल और अर्ली मिडिवल सेंचुरीज का कॉलोनाइजेशन था, उसके आने के जाति व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़े, जिसके संकेत इस बात में मिल जाते हैं कि भूगोल के आधार पर जातियों में और शाखाएं विकसित हो रही थी। तो ये सब बेसिकली जो भी जाति, वंश और गोत्र की शुद्धि का ध्यान रखने में आसानी हो, इसलिए किया जाता था। इट वाज अ मैनेजमेंट थिंग। तो हमने गुर्जर सीरीज में देखा था कि किस तरह 10वीं सदी के शिलालेखों में और राजतरंगिणी, स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में ब्राह्मण जाति का भौगोलिक विभाजन या सेग्रीगेशन पाया जाता है कि एक भौगोलिक क्षेत्र के ब्राह्मणों को उस अनुसार एक विशेष शब्द से जाना जाए, ज्योग्राफिक कॉग्नोमेन। जैसे कर्नाटक के कर्नाट ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण हुए मिथिला क्षेत्र के, कान्यकुब्ज ब्राह्मण कन्नौज क्षेत्र के, तैलंग ब्राह्मण तेलंगाना क्षेत्र के, लाइकवाइज। तो पंचगौड़ और पंच द्रविड़ ये हाई लेवल कैटेगरीज थी। सो द सेम वे गौड़ क्षेत्र के कायस्थों को 10वीं सदी के किन्सरिया शिलालेख में गौड़ कायस्थ वंश कहा गया है। स्क्रीन पर दाईं ओर जो इमेज है उसमें नीचे से दूसरी अंडरलाइन, दैट्स वेयर यू कैन फाइंड इट। तो अब ऐसे ही उदाहरण आगे चलें तो 12वीं 13वीं सदी के और भी शिलालेखों में हमें मिल जाते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो समाज के किसी भी वर्ग विशेष में इस तरह के सेग्रीगेशन, ब्रांचिंग या सब आइडेंटिटीज जो हैं, ये उस वर्ग के जन्म के आधार पर क्रिस्टलाइज होने के बाद ही विकसित होते हैं। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्यों हुआ? स्टेट अपैरेटस और पावर को सेंट्रलाइज्ड रखती पहले वाली शासन व्यवस्था क्यों काफ़ी नहीं थी? क्यों इंपीरियल्स के लिए पुराना फ्रेमवर्क चलाना कठिन हो गया, ये समझते हैं। राइट। तो जाति व्यवस्था को क्रिस्टलाइज करने में राजनीतिक बिखराव जो आया, उसके अलावा एग्रीकल्चर, आर्टिस्टिक गिल्ड्स का प्रोलिफरेशन और क्लैन सिस्टम से भी बढ़ावा मिला। तो पहले हम जाएंगे कृषि की ओर, क्योंकि गुप्त काल के बाद राज्यों की मुख्य आय व्यापार के बजाय कृषि पर बढ़ती जा रही थी। And this was accelerated by the decline of Buddhism, where agriculture used to be discouraged. So, like I said, all these factors are interlinked. अच्छा, कृषि जो है ये संरचना से ही फैलाव का कारक है। At the macro level, it is by design a distributed enterprise. अब अर्ली मिडिवल सेंचुरीज में कृषि के कारण पॉपुलेशन सब तरफ स्प्रेड हो रही थी और साथ ही सेटल भी हो रही थी, जिसमें एक हिस्सा बड़े शहरों से बाहर आने वाले लोगों का भी था। और इन सदियों को इसीलिए डी अर्बनाइजेशन का काल भी कहा जाता है, द अर्ली मिडिवल सेंचुरीज। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन कितना व्यापक था, दैट्स डिबेटेबल, एक बहस का विषय है, बट गाँव की अर्थव्यवस्था अब भी छोटे शहरों से तो कम जुड़ी थी। तो
बड़े व्यापार मार्ग जो थे वो देयर इज एविडेंस कि उन वो समाप्त हो रहे थे या दे वर बेसिकली बिकमिंग डोमेंट। और ये जितने भी परिवर्तन हैं इन सब बदलावों के साक्ष्य हमें आर्कियोलॉजिकल डेटा में मिलते हैं। चीनी और अरबी यात्रियों के जो वृत्तांत हैं उनमें भी कई बातें मिल जाती हैं, जैसे कि कुछ समय पहले वीरान हुए शहरों का वर्णन आ जाता है कई जगह। यहाँ तक कि ट्रेडिंग सेंटर्स जो हैं उनमें भी मंडपिकाओं के रूप में आपको डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है, जिसके बारे में इफ़ यू कंसिडर द मॉडर्न हिस्टोरियंस आर.एस. अग्रवाल और उसके बाद रणबीर चक्रवर्ती जैसे इतिहासकारों ने इस पर काफ़ी लिखा है। फिर एपिग्राफी में देखें तो विद्वान लोग बताते हैं कि पहले और बाद की तुलना में अर्ली मिडिवल सेंचुरीज के इस काल में भारी संख्या में भूमि अनुदान के ताम्रपत्र मिलते हैं, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस पर्टेनिंग लैंड ग्रांट्स, छोटे से लेकर बड़े शासकों के जारी किए हुए। और ये डेवलपमेंट पर्टिकुलरली गांवों की ओर फैलाव का सबसे सटीक साक्ष्य है। और इस तरह की जो लैंड ग्रांट्स हैं ये अक्सर खाली पड़ी भूमि यानी अनयूज्ड लैंड को कल्टीवेट करने के लिए ऐसे ग्रांट्स दिए जाते थे। सो इन फार ऑफ रूरल प्लेसेस there was this sprouting of new settlements and agrarian economy, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। अब ऐसी स्थिति में रेवेन्यू के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, फॉर एवरीथिंग बेसिकली एज अ स्टेट आपको लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट अपैरेटस सब कुछ डिसेंट्रलाइज करने पड़ते हैं। अदरवाइज देयर इज जस्ट टू मच वैक्यूम बिटवीन द किंग ऑन वन एंड and the farmer tilling in the fields on the other end, right? तो कृषि प्रधान समाज में राजा को ये गैप फिल करने के लिए सामंतों और जागीरदारों की आवश्यकता पड़ती थी। और इसके संकेत 12वीं सदी की राजतरंगिणी से पीछे चलते हुए पूरा आप गुप्त काल तक के जितने भी ग्रंथ शिलालेख हैं उनमें काफ़ी एविडेंस हमें मिल जाती है। एंड मच ऑफ इट वी हैव कवर्ड इन प्रीवियस वीडियोज एंड सीरीज एज वेल। Now, the layers of this feudal hierarchy were initially terms like Raja, Rajanak, Amatya, Mandalik, Rajkul, Samant, etc. ठीक है, ये भी हमने पिछले एपिसोड्स में जो भी इंस्क्रिप्शंस वगैरह आते हैं आपको जगह जगह ये टर्म्स दिखी होंगी। तो ओरिजिनली फ्यूडल सिस्टम जो है ये कोई शैतान का जना ईविल वेपन नहीं था, जैसा कि 20वीं सदी की बॉलीवुड फिल्में और हमारा वामपंथी साहित्य स्टीरियोटाइप कर चुके हैं। ये सिस्टम अपने काल की आवश्यकताओं का उत्तर था। एनीवे, सो इस डेवलपिंग फ्यूडल सिस्टम के स्नैपशॉट्स समय समय पर अरबों और तुर्कों के साथ जो लेखक आए बाहर से भारत में, इन्होंने वो स्नैपशॉट्स कैप्चर किए हैं। तो भारतीय सेनाओं से हुई लड़ाइयों में फॉर एग्जांपल ये सैकड़ों की संख्या में राय और रावण बताते हैं ये लेखक। नाउ दोज आर नॉट रियली किंग्स, लाइक एक ही लड़ाई में सैकड़ों राजा आ गए सैकड़ों राज्यों के, बट दे आर पेटी चीफ्टन्स, ऑफिसर्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स, दोज अपर लेयर्स ऑफ द फ्यूडल हायरार्की, and they were called Rajanya, Rai, Raval, Rajanak, which later Rajanak later became Ranak, and then finally it became Rana. So these kind of identifications were made by the Islamic writers. Now moving on, so देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, फिर फ्यूडल हायरार्की की अधिकतर लेयर्स को आगे चलकर केवल राजपुत्र कहा जाने लगा, जिसके संकेत आपको 1161 ईस्वी के नाडोल शिलालेख में मिलते हैं। तो टिपिकली क्या होता था कि जो किंग है या रूलर है उसकी तरफ से किसी इंस्क्रिप्शन में अगर कोई एड्रेस आ रहा है तो वहाँ पहले एक लिस्ट हुआ करती थी कि राजानक, राजामात्य, महासामंत आदि सबको और सभी लोगों को एड्रेस करते हुए ये कहा जाता है फलां फलां। तो वैसे शब्द ज़्यादा दिखाई देते थे। अब यहाँ ये जो एग्जाम्पल है इसे देखिए, यहाँ शब्द आते हैं देशांतो राजपुत्रान जनपद गणान,
यानी इस देश में रहने वाले सभी राजपुत्र और इसके जनपदों के सभी आमजन, द पब्लिक। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा अंतर आ गया। नाउ कमिंग बैक टू एग्रीकल्चर, तो कृषि के प्रसार और उससे जुड़े एक डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलोनाइजेशन से बहुत से लोगों के आय के साधन बदले, लाइफस्टाइल और ज़्यादा सेडेंटरी हो गई बिकॉज ऑफ द एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर। तो इस बदलाव को समझने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल मिलता है नीलमत पुराण और राजतरंगिणी की तुलना से, बिकॉज नीलमत पुराण 7वीं सदी से है जब इस तरह के बदलाव शुरू होने चाहिए, और राजतरंगिणी 12वीं सदी से है जब तक ये सारे बदलाव हो चुके थे। अगर आप नीलमत पुराण से राजतरंगिणी की ओर चलते हैं तो आइडियली ये सारे बदलाव हमें होते दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्योग्राफी और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के अनुसार राज्य पहले मंडलों में, मंडल फिर विषयों में, और विषय फिर चतुर्शीति जैसे यूनिट्स, और लास्ट में ग्राम नाम की यूनिट में विभाजित होते गए। ग्राम इज विलेज, राइट। तो इस तरह की टेरिटोरियल यूनिट्स का उल्लेख राजतरंगिणी में नीलमत पुराण की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है, और इसकी लेयर्स और ज़्यादा डिटेल्ड हैं, ज़्यादा विकसित है, राइट। सो देयर हैज़ बीन अ गुड अमाउंट ऑफ framework development and division of labor in between the 7th and 12th centuries AD, right? तो उसकी रेफरेंसेस आपकी स्क्रीन पर है, और आगे एक और पॉइंट आता है विच इज़ लोगों की जो ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन के आधार पर अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन एक्सक्लूसिव गांव बस रहे थे, मीनिंग एक सा काम करने वाले लोग एक स्थान पर एक साथ रह रहे हैं। अब ऐसे में वंश और जाति कंसोलिडेट नहीं होगी तो और क्या होगा? अगला देखिए, जो नीचे की ओर आपकी स्क्रीन पर है, नीलमत पुराण के समय जो दरद, गंधर्व और नाग नाम के घुमंतु कबीले पाए जाते थे, राजतरंगिणी आने तक उन्होंने स्थायी होकर छोटे छोटे राज्य और नगर स्थापित कर लिए। They became a part of the sedentary society and were actively involved in the state formation. तो ऐसे बदलाव ऊपर से नीचे पूरे सोशल ऑर्डर में देखे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, राइट। तो फ्यूडल सिस्टम, कास्ट क्रिस्टलाइजेशन एंड स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर, इन तीनों से जुड़ा है लैंड ओनरशिप का प्राइवेटाइज होना। लैंड ओनरशिप जो मौर्य काल तक कम्युनिटी बेस्ड थी, उसके प्राइवेट और हेरिडिटरी बेस्ड होने के साक्ष्य ये हमें मिडिवल एरा से भी पहले गुप्त काल में ही मिलने लग जाते हैं। तो इसके बहुत से उदाहरण स्मृति ग्रंथों में आते हैं, एंड I've picked a specific example to begin with because it also ties to the जाति व्यवस्था। तो ये उदाहरण है बृहस्पति संहिता से, on your left। इसे 4th to 5th century AD में रखा जाता है, meaning the later centuries of गुप्त काल। So it says अगर किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य व्यक्ति के कई विवाह हुए हों और रेगुलर मैरिजेस के अलावा किसी अनुलोम विवाह से कोई शूद्र संतान भी उत्पन्न हो, तो फिर उस स्थिति में उस व्यक्ति की संपत्ति के बंटवारे में शूद्र संतान को भूमि नहीं दी जाती थी। There could be other things, but भूमि नहीं दी जाती थी। यही बात 8th 9th सेंचुरी में लिखी गई देवल स्मृति में मिलती है, which is on your right. So this is indicative of not only private land ownership in the late Gupta era, but also inheritance in accordance with the caste system prevailing then, right? Now,
The next is, if you see the bottom of your screen, other than these, बृहस्पति संहिता में गोचर भूमि की ओनरशिप, ये भी संयुक्त परिवारों को मिलने के साक्ष्य हैं। यानी लैंड ओनरशिप सिर्फ खेती के लिए प्राइवेटाइज नहीं हो रही थी, गोचर यानी कि जो पशुओं को चराने की भूमि थी, पेस्टोरल लैंड, ये भी प्राइवेटाइज हो रही थी। नेक्स्ट वन, अच्छा, देन भूमि खरीदने बेचने के नियम, ये भी हमें बृहस्पति स्मृति में मिल जाते हैं। तो ऐसा एक उल्लेख आपको स्लाइड पर बाईं ओर दिख रहा है। एंड दाईं ओर जो है ये गुप्त साम्राज्य मिटने के बाद में एक स्मृति आती है, कात्यायन स्मृति, विच सेज कि भूमि का मालिक जो है, अगर उसकी कोई टैक्स ऑब्लिगेशंस पेंडिंग है तो उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए उस भूमि का एक भाग बेचा जा सकता है, राइट। सो ये सब एग्जांपल्स हैं क्लियरली इंडिकेटिंग कि लैंड ओनरशिप जो है वो कम्युनिटी बेस्ड ना रहकर अब प्राइवेटाइज हो गई थी। सो लैंड ओनरशिप प्राइवेटाइज होना, कृषि पर फोकस बढ़ जाना, लाइफस्टाइल और ज़्यादा सेडेंटरी होना, ये सब परिवर्तन फिर क्या करते हैं, समाज के कई वर्गों में ज्योग्राफी के आधार पर और भी ज़्यादा ब्रांचिंग डेवलप करते हैं, जो कि हमें पंचगौड़ पंचद्रविड़ ब्राह्मणों के रूप में और गौड़ कायस्थों के रूप में दिख जाता है। वी बीन थ्रू दोस एग्जांपल्स just now. So this again indicates that the जाति व्यवस्था was crystallizing further और ज़्यादा स्थायी हो रही थी। तो जैसे जैसे कॉलोनाइजेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सोफिस्टिकेशन आता गया, फ्रॉम पैस्टोरलिज्म टू एग्रीकल्चर ब्रॉडली, वैसे वैसे डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ता गया। और डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम विभाजन का बड़ा प्रभाव देखने में आता है जाति व्यवस्था के कंसोलिडेशन में। तो ये सब हो चुकने के बाद इसका एक मेजर लिटरेरी एक्नॉलेजमेंट मिलता है 12वीं सदी में, जैन विद्वान हेमचंद्र के शब्दानुशासन नाम के ग्रंथ में। So that you can see on the screen right now. So there he is, if you see, identifying various jatis by the work they do consistently, generation by generation. And he also says that if the population of a clan, it gets split up into different and disparate occupations, right? They will not be considered in one single jati anymore. They'll be categorized as Pug or Vrat. So what this implies is that a jati would mean that all its people, sections, upjatis would do similar, if not exactly the same work, at least similar work. आगे चलते हैं। ओके, अब जिस फ्यूडल सिस्टम की हमने बात की, उससे राजपुत्र से राजपूत की यात्रा को और अच्छे से समझ सकते हैं। इसके लिए फ्यूडल सिस्टम के एक यूनिक फीचर पर थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगा। I'll take an example. ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 11वीं सदी से परमार सामंत यशोवर्मन के एक इंस्क्रिप्शन से लिया गया है, जो ये राजा भोज परमार उनके समय का ही है। तो इसमें एक फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को, लैंड यूनिट को संस्कृत में चतुर्शीतिक लिखा गया है, मीनिंग अ ग्रुप ऑफ 84 विलेजेस। और इस यूनिट को मैनेज करने के लिए फ्यूडल सेटअप में से किसी सामंत या जागीरदार को नियुक्त किया जाता था। अच्छा, लेट मी मूव फॉरवर्ड। अब इसी तरह के कुछ और शिलालेख देखते हैं। इस बार ये प्रतिहारों के राज का है। 899 AD, 899 ईस्वी, सम्राट मिहिर भोज के परलोक जाने के ठीक बाद का समय है। तो इस समय प्रतिहार महेंद्रपाल का शासन था। तो गुजरात के ऊना से इस समय के कुछ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जिनमें कन्नौज सम्राट महेंद्रपाल के राज का उल्लेख है। और ताम्रपत्र जारी करवाने वाले जो वसाल थे, यानी स्थानीय महासामंत,
उनका नाम है बाल वर्मन। ही इज अ फ्यूडल लॉर्ड। तो स्क्रीन पर जो अंडरलाइन भाग आपको दिख रहा है, यहाँ वर्णन होता है नक्शीसपुर नाम की चतुर्शीतिक में, यानी 84 विलेजेस के एरिया में एक गांव था जयपुर, जिसे बाल वर्मन ने दान किया है एक सूर्य मंदिर के लिए, उसकी स्थापना या रख रखाव के लिए। ओके, वन मोर एग्जाम्पल। इसी तरह से 12वीं सदी का एक ताम्रपत्र कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है महाराजा जयचंद्र के दादाजी गोविंद चंद्र गाहड़वाल का। इसमें कन्नौज और काशी से राज करते महाराजा गोविंद चंद्र गाहड़वाल ने वाडजा नाम की एक चतुर्शीतिक से 6 गांवों का दान किया है। ठीक। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, उत्तर भारत में जब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फ्यूडल सिस्टम था, तब लैंड डिवीजन की यूनिट्स में इस तरह के 84 विलेजेस के समूह बहुत पाए जाते थे, जिन्हें किसी न किसी सामंत या अधिकारी को दिया जाता था बेसिकली टू गवर्न, राइट। तो नाउ हियर्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। पहले तो ये यूनिट्स संस्कृत में चतुर्शीतिक कहलाए, पर बाद में जब अपभ्रंश के असर से हिंदी विकसित होने लगी, तो यही लैंड यूनिट्स 84 कहलाए, पर व्यवस्था वही है, राइट। ये 84 नाम आज भी मिलता है। A famous example would be the साठा 84 एरिया ऑफ यूपी। इसके अलावा राजस्थान में जहाजपुर और कुंभलमेर की 84 हैं। यानी राजपूत शब्द आने से पहले के राजपूत राज्यों में और बाद के राजपूत राज्यों में मोटे तौर पर एक ही फ्यूडल और एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था चल रही थी। Any claim to the contrary is just an abuse of terminology. तो जिस तरह 84 विलेजेस की वही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट 84 शब्द आने से पहले भी चतुर्शीतिक नाम से अस्तित्व में थी, द सेम वे जिस तरह प्राचीन भारत के वैश्य समाज के एक बड़े भाग को पहले वणी और उसके बाद बनिया कहा जाने लगा, उसी प्रकार प्राचीन भारत के क्षत्रिय समाज के एक बड़े भाग को, नॉर्थ इंडिया वाले भाग को, उन्हें पहले राजपुत्र और फिर धीरे धीरे राजपूत कहा जाने लगा। सो टू समराइज दीज पॉइंट्स, लेट एंशिएंट सेंचुरीज से लेकर अर्ली मिडिवल सेंचुरीज तक ग्रेजुअली जाति व्यवस्था में एवोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है। मतलब उसका नियमबद्ध, सेग्रीगेटेड और स्थायी हो जाना। और इस पूरी प्रक्रिया में ये सारे फैक्टर्स जो यहाँ स्लाइड पर हैं, ये अपनी भूमिका निभाते हैं। हमने अभी इन्हीं की बात की है। सो फॉर अ ब्रीफ रिवाइंड, बौद्ध धर्म का प्रभाव घटना, हिंदू धर्म का प्रभाव फिर से बढ़ना, इनसे जुड़े सामाजिक परिवर्तन यानी जन्मना पहचान और वंश का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाना, कृषि का फैलाव और उससे जुड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलोनाइजेशन, कृषि के कारण फिर जो पलायन होता है उससे जनसंख्या रीडिस्ट्रीब्यूट होना और लोगों की जीवन शैली में बदलाव, मोर सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीडिंग टू चेंजिंग सोशो पॉलिटिकल नॉर्म्स, हुनों और अरबों के हमलों के प्रभाव और शकों कुषाणों से अडॉप्ट किए गए फ्यूडलिज्म का तेजी से विकास। ये सब कारण थे जिनसे लेट एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल सेंचुरीज में जाति व्यवस्था क्रिस्टलाइज हो गई। तो ये थी राजपूतों के इतिहास पर आज की प्रस्तुति। अगला भाग आने तक के लिए आपसे विदा लूंगा। प्रणाम।